जय हिंद। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपके पर अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, हम लोग देख रहे हैं साइंस के सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और ये जो क्लासेज आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल है। और इस सीरीज में हम लोग कुल देखने वाले साइंस के 500 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो अब तक एग्जाम में आए हैं, या चाहे वो एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है, यानी कि कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये जो वीडियो है आज ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख लीजिए। चैनल का नाम है SGY साइंस क्लासेस, ठीक है। सभी लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए वो न्यूमेरिकल है ना। कहता है 10 वोल्ट के विद्युत विभवांतर वाले, तो V का मान कितना हो गया, 10 वोल्ट हो, कितना हो गया 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश, तो Q का मान कितना हो गया, 2 कूलम हो गया। कूलम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को ज्ञात करता है। W निकालना, W बराबर क्या होता है, Q भी होता है। क्या होता है, Q भी। आप पढ़े होंगे V बराबर क्या था, W बट्टा Q। तो यहीं से क्या निकला, W बराबर Q भी नहीं निकला। तो यहाँ से मान बैठा दीजिए ना, W का मान निकालना है। W बराबर हो जाएगा 2 गुना 10 अर्थात हो जाएगा 10 दूना 20 जूल। क्या हो जाएगा, 20 जूल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला देखिए 61 था ना, 62। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधे का एक सही उदाहरण है। द्विबीजपत्री का एक सही उदाहरण है, आपसे ये पूछा जा रहा है। बरगद का पेड़, प्याज, बांस, केला। तो देखिए द्विबीजपत्री जो है, आपको पता है कि बरगद का पेड़ है। कौन है, बरगद का पेड़ जो है द्विबीजपत्री है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो गया। ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट से आप देख लीजिए। कहता है द्विबीजपत्री पौधे, इसमें 2 बीज पत्रों वाले बीज होते हैं। जड़ें अच्छी तरह से विकसित होती है। तने आमतौर पर, सामान्य तौर पे, आम का पेड़ नहीं, आम अर्थात सामान्य तौर पे, जनरली सामान्य तौर पर क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, बरगद का पेड़। अगर बात करें एक बीजपत्री मोनोकॉट, तो इसमें एक बीज पत्र वाले बीज होते हैं। जड़ें रेशेदार होती है। तने आमतौर पर खोखले या चक्र जैसे होते हैं। उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल में हो गया बांस, प्याज, केला। बांस हो गया, प्याज हो गया, केला हो गया, सभी क्या है, एक बीजपत्री है। चलिए अगला 63 कहता है अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को अति निम्न तापमान पर ठंडा करने से बनने वाली पदार्थ की अवस्था क्या है। तो देखिए पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं। आपको पता है कि सॉलिड, ये ना, लिक्विड, गैस। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद एक है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब आप अत्यधिक तापमान बढ़ा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आपका अधिक तापमान होगा तो प्लाज्मा। ठीक है। अत्यधिक तापमान रहेगा तो प्लाज्मा। निम्न तापमान रहेगा तो BEC, निम्न तापमान रहेगा तो BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। या निम्न घनत्व रहेगा। ठीक है। अगर बात करें प्लाज्मा का, तो पूछेगा प्लाज्मा कहाँ है, तो सूर्य में जो है प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। किसमें, सूर्य में। ठीक है। सूर्य से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में क्या होता है, तो संलयन होता है। क्या होता है, संलयन होता है ना, हाइड्रोजन का हीलियम में ना। तो देखिए कहता है कम घनत्व, तो क्या ठोस होगा, तरल होगा। और कम तापमान, निम्न तापमान, तो प्लाज्मा होगा क्या, अधिक तापमान रहता है, ये ना। तो ऑप्शन क्या था, डी हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन संघनन अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था और ये पदार्थ की 5वीं अवस्था। ये चौथी और ये 5वीं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए कुछ पॉइंट है। कहता है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC पदार्थ की वह अवस्था है जब कम घनत्व वाले बोसेन की गैस को परम शून्य के बहुत करीब तापमान पर ठंडा किया जाता है। BEC आप याद रखिए, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कहता है प्रश्न 64 नंबर है ना, 64 नंबर कहता है कि कौन सा पौधा, 1 सेकेंड,
कौन सा पौधा उन क्षेत्रों में सबसे अच्छा बढ़ता है जहां एक वर्ष में कम से कम 100 सेंटीमीटर की माप वाली वर्षा के साथ गर्म आर्द्र जलवायु का आनंद लेते हैं। तो देखिए, जहां पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है सबसे और ऐसा कौन सा पौधा है जो सबसे अच्छा बढ़ता है, अर्थात ग्रोथ जो लेवल है उसका अच्छा है, बेस्ट है, और जहां एक वर्ष में यानी कि एक साल में कम से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली वर्षा के साथ क्या होती है, गर्म होती है, और जलवायु क्या होती है, आर्द्र और गर्म होती है, और आनंद लेते हैं। कॉफ़ी, कपास, कोको, चाय। तो देखिए, आपको पता है कि सबसे 100 सेंटीमीटर जो वर्षा चाहिए वो क्या है, चाय है। क्या है, चाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चाय हो जाएगा। देखिए, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन। क्या पाया जाता है, कैफीन, जो नींद को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, 64। चलिए डिस्कशन से देख लीजिए, दिख रहा होगा। कहता है चाय अपने जंगली अवस्था में चाय उन क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है जहां एक वर्ष में कम से कम 100 सेंटीमीटर की वर्षा के साथ एक गर्म आर्द्र जलवायु होता है। आदर्श रूप से यह गहरी, हल्की, अम्लीय और अच्छी तरह से सूखा मिट्टी पसंद करता है। इस स्थिति को देखते हुए चाय समुद्र के स्तर से 2100 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ेगी। चाय के उत्पादन के लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। चाय की खेती के लिए अच्छी तरह से सूखा भूमि की आवश्यकता होती है। अगर बात करें भारत में चाय का उत्पादन कहाँ होता है, यानी कि क्षेत्र की बात करें भारत में, तो असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, ये सभी क्या है, भारत में चाय उगाए जाते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए अगला, नेक्स्ट 65 नंबर कहता क्या है, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक क्षार तत्व नहीं है, क्षार तत्व नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है लिथियम, बी है स्कैंडियम, सी है सोडियम और डी है फ्रेंशियम। डी क्या है, फ्रेंशियम। बोलिए क्या होगा। तो देखिए, क्षार धातु जो कहा गया, किसको कहा गया, समूह एक को कहा, किसको कहा गया, समूह एक को। आवर्त सारणी में किसको कहा गया, समूह एक को, है ना। और इसमें कौन कौन तत्व आते हैं, तो याद रखिएगा 6 रासायनिक 6 तत्व है। कितने तत्व है, 6। पहला आता है आपका लिथियम, पहला क्या आता है, लिथियम, लिथियम पहला क्या हो गया, लिथियम। उसके बाद क्या होता है, सोडियम, सोडियम Na, सोडियम हो गया। सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद हो गया आपका रूबिडियम, रूबिडियम। उसके बाद आता है सीजियम, क्या हो गया, सीजियम। और उसके बाद आता है फ्रेंशियम, क्या होता है, फ्रेंशियम। हम बात आते हैं कि आप याद कैसे करेंगे। इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि हे लेना करो रब से फरियाद। हे लेना, अच्छा, हे लीना करो रब से फरियाद। ये सभी क्या है, ये सभी है क्षार धातु। ये सभी क्या है, क्षार धातु के याद करने के ट्रिक है। समूह एक में आते हैं, क्षार धातु के ट्रिक है। ठीक है, Li से क्या हो गया, लिथियम, Li से क्या हो गया, लिथियम। Na से क्या होगा, सोडियम। K से पोटेशियम, Rb से रूबिडियम, Cs से सीजियम हो गया, Fr से फ्रेंशियम हो गया। अब देख ले, जो इसमें नहीं है वो आंसर होगा। लिथियम है, अर्थात ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, क्षार है। स्कैंडियम है तो नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, स्कैंडियम। याद कैसे करें, हे लेना करो रब से फरियाद। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। यानी कि ये सभी क्या है, क्षार धातु है। क्या है, ये सभी क्षार धातु है। कहता है कि क्षार धातु यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब वे जल के साथ प्रतिक्रिया करते तो वे क्षार बनाते हैं। क्षार इन तत्वों के हाइड्रोक्साइड यौगिक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। चलिए 66, चलिए आंसर दीजिए 66 का क्या होगा आंसर। कहता है कि निम्नलिखित में ध्वनि तरंग की गति शून्य होते। देखिए आप सुनिएगा, सबसे पहले ध्वनि है और एक प्रकाश की चाल, ध्वनि और प्रकाश की चाल। ध्वनि और प्रकाश जो है दोनों का उल्टा, क्या याद रखेंगे, उल्टा चलता है। तो आपको पता है कि प्रकाश की जो चाल सबसे होती है निर्वात में होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, निर्वात में। और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ये ना। और ध्वनि की चाल जो है तापमान पे निर्भर करता है। और बात करें 22 डिग्री सेल्सियस पर तो आपको पता है कि 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये ना। तो देखिए अगर बात करें चाल किस में ज़्यादा होता है तो देखिए ध्वनि लिखिए एक जगह, ध्वनि, और एक क्या लिखिए, प्रकाश, प्रकाश, ठीक है। देखिए सबसे अधिक प्रकाश जो चलता है आपको पता है कि निर्वात में, किस में चलता है, निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में। उसके बाद आता है गैस में, क्या आ गया, गैस। उसके बाद क्या हो गया, क्या कहते हैं, द्रव में आएगा। और ठोस में तो ना के बराबर, अच्छा लिख देते हैं ठोस, चलो ना के बराबर इसका, ठीक है, इसको हटाएंगे। चलो अब तो देखिए अब ये उल्टा चलेगा ध्वनि, तो ध्वनि सबसे उल्टा चलता है ना, तो ये निर्वात में सबसे ज़्यादा, तो ध्वनि सबसे क्या होगा, निर्वात में कम, यानी कि निर्वात में गमन नहीं करता है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछिएगा आपसे, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। और उसके बाद किस में आएगा, गैस में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ना, उससे भी ज़्यादा किस में आएगा, द्रव में, किस में आएगा, द्रव में। और सबसे अधिक किस में आएगा, ठोस में, किस में आएगा, ठोस में, ठीक है। सबसे अधिक प्रकाश का निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए ठोस में भी धातु में ज़्यादा होता है ना। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। कहता है कि ध्वनि गति शून्य होती है, अर्थात नहीं होता, तो किस में होता है, निर्वात में। तो इनसे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, निर्वात हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 66 हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट से देख लीजिए। कहता है कि ध्वनि एक तरंग है जिसका अर्थ है कि यह पानी, वायु या ठोस जैसे किसी माध्यम में कणों के कंपन से फैलती है। ठोस धातु में सूचना एक अणु से दूसरे अणु तक तेजी से गमन करती है। दूसरे तरल में अणु ठोस की तुलना में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में अणु बहुत शिथिल रूप से बिखरे हुए थे। और निर्वात में ध्वनि तरंगों का माध्यम नहीं गुजर सकता है क्योंकि कोई कण नहीं होते हैं। चलिए, निर्वात में ध्वनि गति 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है क्योंकि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। देखिए गमन की बात, तरंग की बात आएगी तो सबसे एक बीपीएस में हाल ही में जो भी एग्जाम हुआ 17वीं का, उसमें पूछा गया है सबसे अधिक, चाहे सूर्य से जो उष्मा आती है, सूर्य से किस उष्मा जो आती है, किससे आती है, सूर्य से आती है, विकिरण से। किससे आती है, विकिरण। सबसे तेज भी यही है, विकिरण सबसे तेज है ये। अभी तुरंत पूछा गया है, 17वीं जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है ना, तो याद रखिएगा विकिरण। नेक्स्ट 67 कहता है निम्नलिखित में कौन अंतःकान, इनर ईयर से संबंधित नहीं है, अंतःकान से संबंधित नहीं है। तो देखिए अंतःकान से संबंधित नहीं है, तो देखिए कोक्लियो, वेस्टिबुल, अर्धवेद नलिकाएं, डी है कर्ण सस्कुली। तो देखिए अंतःकान में कॉलिक्ली भी होते हैं, वेस्टिबुल भी होते हैं, अर्धवेद नलिकाएं भी होते हैं, लेकिन आप कर्ण सस्कुली का नाम नहीं सुने होंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कहता है कान शून्य और संतुलन का अंग है। कान के भागों में शामिल भाग पहला आ गया बाहरी या बाह्य कान, यह पिन्ना या कर्ण सस्कुली, यह कान के बाहर का हिस्सा है, यानी कि जो कर्ण सस्कुली जो है वो कहाँ का हिस्सा है, बाह्य भाग है। अगर बात करें दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है बाहरी श्रवण नलिका या ट्यूब, यह वह ट्यूब होती है जो बाहरी कान को अंदर या मध्य कान से जोड़ती है। टाइपेनिक झिल्ली ईयर ड्रम मध्य कान की गुहा है। अंतः कान की बात करें तो कोक्लियो इसमें सुनने के लिए तंत्रिकाएं होती है। वेस्टिबुल इसमें संतुलन के लिए रिसेप्टर शामिल है। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं इसमें संतुलन के लिए रिसेप्टर्स शामिल है। अर्थात बात करें तो आपका जो था कर्ण सस्कुली, ये बाह्य कान है। कौन सा कान है, बाह्य कान का हिस्सा है, भाग है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्या कहता है। कहता है एमाइलेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। एमाइलेज एंजाइम जो है उसका मुख्य काम क्या है। तो देखिए एमाइलेज एंजाइम, तो आपको पता है कि एमाइलेज एंजाइम जो है, एमाइलेज एंजाइम ना, एमाइलेज एंजाइम जो है वो पाचक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, पाचक एंजाइम है। अगर बात करें पाचक एंजाइम है, और ये और करता क्या है, तो लार ग्रंथि और अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ये किससे द्वारा स्रावित होते हैं, लार ग्रंथि
और किसे स्रावित होती है? अग्नाशय से। किसे स्रावित होती है? अग्नाशय से पेनक्रियाज से। किसे? पेनक्रियाज अग्नाशय से स्रावित होती है। और ये पाचन के एंजाइम में किस मदद करेगा? पाचन की रासायनिक जो क्रिया तो उसमें क्या करती है? मदद करती है। अब बात करते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य काम क्या है, ये ना किसका? ये एमाइलेज का मुख्य कार्य की बात करें तो ये इसका जो मुख्य काम जो होता है आपको बता दें, ये हाइड्रोलाइसिस और कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट करते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ये बदलता है किसमें? देखेंगे एमाइलेज का जो मुख्य कार्य ये हाइड्रोलाइसिस और प्लस कर देता है और जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बदल देता है, सरल शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है? सरल शर्करा में परिवर्तित करता है, सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है, सरल शर्करा में बदल देता है। इसका क्या हो गया? मुख्य काम हो गया, बदल देता है। किसका मुख्य काम है? एमाइलेज का। किसका है? एमाइलेज का। उसके बाद आपको पता है कि एमाइलेज की 3 श्रेणी है। कितने श्रेणी है? 3 श्रेणी है, 3 श्रेणी है ना। पहला की बात करें, पहला श्रेणी किस कलर से? इसी कलर से। तो पहला को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा। पहला क्या हो गया आपका? अल्फा हो गया। दूसरा क्या होता है? बीटा। दूसरा क्या हो गया? बीटा। और तीसरा क्या हो गया? गामा। 3 श्रेणी है और तीनों का नाम है, पहला का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है बीटा और तीसरा का नाम है गामा। चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं, अपना आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। कहता है स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस और जटिल कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में बदलना। यस, इसका बिल्कुल काम है। डी सेकेराइड सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस और ग्लूकोज को, ये क्या सही है? नहीं, ये गलत है। बस लिपिड को पचाने के लिए इसका काम है। नहीं, प्रोटीन और प्रोटीन के पाचन को तोड़ता है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर ए हो जाएगा। और इससे संबंधित इतने प्रश्न थे जो हमने आपको बताया, ठीक है, सभी को देख लीजिएगा अच्छे से। आंसर क्या होगा इसका? ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या है? 69 कहता है कि कैल्शियम परमाणु में मौजूद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता है कि अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो जितना उसका परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन ना। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। कितना होता है? 20। और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्लस है यानी कि उदान कर रहा है ना, तो कम हो जाएगा, माइनस से बढ़ जाएगा। अगर प्लस है तब, अगर प्लस रहा तो 21 हो जाता, डबल प्लस 2 प्लस तो 22, तो घट जाता ना, सॉरी 19 हो जाता ना। प्लस मतलब दान किया यानी कि अपना रुपया दूसरे को दिया, और किसी से ले रहे हैं तो माइनस चार्ज चढ़ता है ना। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलिए, 70 नंबर प्रश्न है, आंसर बोलिए। आंसर क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच काटने के उपकरण और चट्टान खोदने की मशीन बनाने में किया जाता है? बोर्ड का, कार्बोनाडो का, काला हीरा का, सभी का। बताइए किसका होता है? तो देखिए बोर्ड का भी करते, कार्बोनाडो का भी, काला हीरा का भी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कहता है काला हीरा बोर्ड, काला हीरा को क्या कहते हैं? बोर्ड का उपयोग कांच काटने के उपकरण और चट्टान खोदने की मशीन बनाने में किया जाता है। बाजार में बोर्ड को कार्बोनाडो के नाम से जाना जाता है। 71। चलिए बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? कहता है किसके सीट के लिए एक्स किरणें अवशोषण अधिकतम होगा? किसके सीट के लिए, किसके सीट के लिए एक्स किरणें अवशोषण अधिकतम होगा, अधिकतम होगा? तो देखिए तांबा, चांदी, लोहा, शीशा। तो आपको पता है कि शीशा जो है आपका, शीशा की अगर बात करें जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेड। इसका संकेत क्या होता है? पीबी। क्या होता है? पीबी, लेड। ठीक है। शीशा जो है एक्स किरणों का, एक्स किरण का क्या है? एक अच्छा, एक्स किरण का अच्छा अवशोषक है। एक्स किरण का क्या है? अच्छा अवशोषक है, अच्छा अवशोषक है, अच्छा अवशोषक है। सही ना? लेड का संकेत क्या होता है? पीबी। और ये क्या? एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक है ना। और अगर अवशोषक है इसलिए क्या शीशा अस्तर का उपयोग सीट के अवशोषण में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सीट के अवशोषण में कर सकते हैं।
अवशोषण में बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। चलिए देखिए डिस्कशन से कहता है कि सीसा एक्स किरणों का बहुत अच्छा अवशोषक है और इसलिए सीसा अस्तर का उपयोग शीर्ष के अवशोषण में किया जाता है और अस्तर का उपयोग एक्स किरणों द्वारा वस्तुओं को आपतित होने से रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 72 होगा ना, 71 था, 72 आएगा। कहते मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा था, ये भी तो बच्चे वाले सवाल हो गया, कौन सा है ये, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है, अधिकतम रहता है। ऑप्शन ये होगी। चलिए कुछ संबंधित प्रश्न है, हम दिखाता है। गुर्दे की पथरी मूत्र तंत्र की एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे के अंदर छोटे छोटे पत्थर सदृश से कठोर वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। गुर्दे में बनने वाली पथरी में कैल्शियम पथरी सबसे आम है, यानी कि सामान्य है, जनरली कैल्शियम अन्य पदार्थों जैसे ऑक्जेलेट, फॉस्फेट या कार्बोनेट से मिलकर पथरी का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये पौधों में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग को क्या करते हैं, बढ़ाता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। 73 बोलिए क्या होगा आंसर इसका। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक पूछेगा, सबसे अधिक जो होता है लाल का, रेड का। उससे कम पूछेगा, लाल से अगर कम देते तो लाल से जो कम होता है वो नीला का होता है। किसका होता है, नीला का, लाल से कम। और सबसे कम किसका होता है, आप याद किए होंगे, वैजानिया पिनाला यानी कि बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिक ना पूछा है, अधिक पूछा तो डी, कम पूछता तो बैगनी। बैगनी तो ऑप्शन नहीं, तो क्या पूछेगा कम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर कहता है 74 कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है आप सभी को पता है कि क्या है, ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। और तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, राइजोबियम। सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं, दलहनी पौधे में। सबसे ज़्यादा किसमें, दलहनी में। सही ना, क्लियर। चलिए कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते। राइजोबियम दलहनी पौधे में ज़्यादा होते हैं ना। नेक्स्ट, और ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, और ये देखिए मिलान से है, मैच करना है। और आपको पता है कि अभी खूब पूछा जा रहा है मैच करने वाला। एक गलत सब गलत, और आप एक या दो प्रश्न का भी इसमें खोज लेते हैं तो आप बना लेंगे ना। चलिए देखिए कॉलम ए लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो देखिए दूध से दही बनाते तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, यानी कि पहला का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, 3, एक का 3। तो अब देखिए एक मिला ले तो उससे आप जा सकते हैं कि देखिए किस किस ऑप्शन में ए का 3 है। यहाँ देखिए ए का 1 है, ए का 1 होगा, गलत हो गया। ए का 2 है, होगा क्या, नहीं। ए का 2 है, गलत है। एक मिनट। ए का 3 गया, हाँ सही है, सही। एक ऐसे है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये इधर आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया ना। चलिए तो देखिए यहाँ जो आपको आया था ए का 3 आया था, क्या आया था, ए का,
तो सही कर लीजिए आप। ए का क्या आया था 3। देखिए किस किस में, ए का 1 है, ए का 2 है, यानी कि ये दोनों तो पहले गलत हो गया। ए का 3 है, ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये हो सकता नहीं। देखिए आप एक आपको पता है, उससे आप ऑप्शन पता कर लिए कौन सा सही है। ऑप्शन अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन है तो फंसाने वाला तो फंस सकते थे, लेकिन एक ही से आपको आंसर मिल गया। कहते हैं कि मैचिंग ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका सही हो सकता है। आगे देखिए ए का क्या आ गया 3, तो बी का 4 है कि नहीं। देखिए तो एसिटिक अम्ल आपको पता है कि सिरका में पाया जाता है, विनेगर में। उसके बाद देखिएगा अगर बात करें सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपको पता है कि नींबू में। किस में? नींबू में। एक ऑप्शन से सही हो गया आपका। चलिए उसके बाद ये कलर हो गया, ये कलर हरा भी हो गया, रेड। एगो बच क्या था, ब्यूटेरिक अम्ल किस में होगा, खट्टा मक्खन में। डी का 2 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो मैचिंग में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और बन जाएगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो उससे दिमाग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे क्लास आपका क्या होता है, खत्म हुआ आज की क्लास, 5वां का जो क्लास था। अब मिलते हैं 6ठे क्लास में। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।